नमस्कार। हम लेके आए हैं कल होने वाले एग्जाम के बहुत ही जरूरी प्रश्न। जो हम ये तो नहीं कहते कि सारे प्रश्न इन्हीं से आएंगे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इनमें से पढ़ाए हुए कुछ प्रश्न 100% जरूर आएंगे, जिससे एग्जाम में जाते समय लास्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको नंबर देखे जाएंगे, लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी या लॉन्ग आंसर में। तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि कल एग्जाम है, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए कुल 12 चैप्टर हैं। उसके लिए हमें कम से कम 6 से 7 घंटे क्लासें चाहिए। या इस वीडियो को कई बार बना के पहले डाला गया होता तो आपके लिए, लेकिन ये सिर्फ एक तरीके की रिवीजन क्लास है। तो उसी हिसाब से आपने जो पढ़ा है उसको और ज्यादा डीप जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पढ़ाई कीजिए, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहली बात आज हम ये देखते हैं कि आज है का। तो आज जो कल होने वाला जो पेपर है वो है अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स। तो बात इसी की कर लेते हैं कि सबसे पहली बात कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। आपसे कई बार पूछा भी गया है कि अर्थशास्त्र की बात करें कि अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन। तो जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई जनक होता है। जैसे बात करें इतिहास की, हेरोडोटस है, तो भूगोल के इरेटाइस ने, तो अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का जनक। आपका जनक का मतलब क्या? जनक का मतलब पिता। पिता मतलब जिसने इस सब्जेक्ट की या इस विषय की शुरुआत की होगी, वही कौन है? एडम स्मिथ। इससे भी पूछ भी लेता है कि जो एडम स्मिथ थे, ऑप्शनल पूछ लेता है किस देश के थे, तो आप लोग याद रखिएगा स्कॉटलैंड के थे। किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के तो थे ही। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का पूरा नाम था इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मुख्य रूप से इसको, इनकी बुक के नाम को जाना जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक थी। कब लिखी गई थी ये भी पूछ लेता है। 1776 में। ये प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? तो ग्लासगो। ग्लासगो में एक डिग्री कॉलेज था, ग्लासगो विश्वविद्यालय। ग्लासगो एक शहर है इंग्लैंड के अंदर आने वाला, तो वहीं पे ग्लासगो विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो ये तो बात हुई इनकी कि जनक कौन है। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। इनकी बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को कई प्रकार से पूछ सकता है। दूसरी चीज, अब इसमें 2 प्रकार के प्रश्न से पूछ सकता है। अर्थशास्त्र तो जल्दी नहीं पूछता, लेकिन इनसे पूछता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी ऐसा विषय है जिसमें इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी एक व्यक्ति, एक उत्पाद या किसी छोटे से क्षेत्र के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जिसमें एक कंपनी या एक व्यक्ति या किसी एक उत्पाद के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र उसको कहते हैं। 2 लाइन में पूछ लेता है कई बार कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है बताइए। ये 4 नंबर 6 नंबर में आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आप बताइए। लघु उत्तरी में पूछ सकते हैं। परिभाषा ये है कि किसी एक उत्पादक, एक उत्पाद, एक कंपनी या किसी व्यक्ति या किसी एक समूह के बारे में जो अध्ययन करता है वही क्या होता है? व्यष्टि। यानी छोटे क्षेत्रों, इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स कहे, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे ही कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब बात आती है कि माइक्रो शब्द या व्यष्टि का शब्द प्रयोग किस भाषा का शब्द है? जो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कई बार 1 नंबर में पूछा गया है कि यह है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ एक चीज और पूछता है, समष्टि अर्थशास्त्र। ये इन्हीं से रिलेटेड, इस वजह से इनको थोड़ा ध्यान देना है कि समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तो ठीक है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जिस प्रकार से दोनों जस्ट एक अपोजिट है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कह रहा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र कह रहा था कि इसमें छोटी चीजें, यानी किसी एक उत्पाद, एक समूह या किसी एक व्यक्ति के बारे में जो अध्ययन करता है वो क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का जो किसी पूरे देश या पूरे क्षेत्र के बारे में जो अध्ययन करता है वो क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र।
बात समझ में आई कि यानी जो किसी एक उत्पाद या छोटे से क्षेत्र के लिए अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र किसी बड़े क्षेत्र के लिए जो अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए ये तो क्या हो गई, ये बात हो गई आपके अर्थशास्त्र रिलेटेड 1-2 नंबर के आने वाले क्वेश्चनों की। अब कुछ क्वेश्चनों की हमने लिस्ट बनाई है जिसमें से हम सारे क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करवा सकते, लेकिन कुछ लेके चलते हैं। इसमें देखिए एक समष्टि अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं बेरोजगारी दर क्या होती है। बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है या बेरोजगारी दर किसे कहते हैं। बेरोजगारी दर, तो बेरोजगारी दर यानी ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। अब बात ये नहीं कह सकते कि मतलब सारे व्यक्ति पढ़ाने के इच्छुक हैं लेकिन उनके पास मतलब उस काम करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी उस काम की योग्यता और उस काम करने के इच्छुक हैं लेकिन क्या है, उनको काम नहीं मिल रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम मिला हुआ है, वो क्या करते हैं, उनसे भाग दे देते हैं, और जो भाग फल प्राप्त होता है वही क्या होता है, बेरोजगारी दर। याद रहेगा, यानी जो काम करने के इच्छुक है, काम नहीं मिल रहा है, से जो काम करने के इच्छुक हैं और काम मिला हुआ है को भाग दे देते हैं। मतलब इनसे ये जो काम कर रहे हैं इससे भाग दे देते हैं, तो क्या निकल के आएगी आपकी बेरोजगारी दर। अगला क्वेश्चन है आपका भारत इसका कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछता है कि कहां पर है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है, मुंबई में। स्थापना कब होती है, 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 में। तो ये याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1935 में। मुख्यालय कहाँ है, ये तो स्थापना हो गई, मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय के साथ इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया इसका 1949 में। अप्रैल 1935 में स्थापना और अप्रैल 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसके काम क्या है, ये बैंकों को लोन देता है, ये किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता या किसी व्यक्ति से ब्याज नहीं लेता। ये भारत के बैंकों के लिए पैसा, भारत के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कौन निकालता है, भारतीय रिजर्व। दूसरी चीज, भारत में जितनी भी मुद्राएं जारी करता है वो किसके द्वारा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है मुद्रा क्या है। कुछ क्वेश्चनों के इनका जो 1-1, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं या लागोत्री में, इसको हम तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपको इसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे आपसे आए 1 नंबर में ऑप्शनल में कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है कि जो एक ऐसी वस्तु जिसको लेने वाले को ना प्रॉब्लम हो ना देने वाले को प्रॉब्लम, वो क्या है, मुद्रा है। मुद्रा यानी एक ऐसी चीज जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक क्या हो, वैलिडेट हो, यानी उसकी क्या हो, वैधता हो, और उसको लेकर वो किसी भी देश यानी एक देश या एक क्षेत्र में किसी भी देश में उस मुद्रा के बदले वो कोई भी चीज ले सके, यानी दो व्यक्तियों को उसको लेने देने में कोई परेशानी ना हो, वो क्या होती है, मुद्रा। जैसे नोट या सिक्के। मुद्रा का इतिहास तो बहुत पुराना है, कभी सोने के थे, कभी चांदी के हुए, कभी पीतल के हुए, कभी चमड़े के हुए, शीशे के भी हुए, सांकेतिक भी हुए, वो तो इतिहास का चैप्टर है, वो इतिहास में कभी भी पढ़ेंगे। तो मुद्रा क्या है, यानी दो व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान में होने वाली जो चीज होती है, जिसके द्वारा आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है, मुद्रा। जिसमें जिसके बदले व्यक्ति क्या करे, अपनी उपयोगी यानी अपनी उत्पादिक वस्तु को बेचकर उसको प्राप्त करे, वो मुद्रा है। और उसके बदले जो उसकी जरूरतें उसको खरीद सके, वही क्या है, मुद्रा है। 2 लाइन की परिभाषा जरा सा ध्यान देंगे आ जाएगी, यानी दो व्यक्तियों को उसको लेने और देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी जिसकी वैधता हो, जिसको सारे देश में कोई भी किसी भी जगह पे जाने पर वो मान्य हो, उसको मान्यता प्राप्त हो, वही मुद्रा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए क्या, जैसे नोट हो गए या सिक्के हो गए, वो क्या है, मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है। अब बात करते हैं सार्वजनिक कार्य। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं किसका, सार्वजनिक कार्य। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सार्वजनिक कार्य क्या है। सार्वजनिक कार्य
क्या है, यानी ऐसे कार्य जो सबके लिए उपयोगी होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वजनिक कार्य। सार्वजनिक चीजें यानी जो सबके लिए उपलब्ध हो, या सार्वजनिक वस्तुएं जो सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए उपलब्ध, जिसको किसी विशेष समुदाय या विशेष वर्ग के लिए जो ना हो, वो क्या होते हैं, सार्वजनिक वस्तु। क्लियर है। अगली बात करते हैं, देखिए चलिए इसको यहां से मिटाते हुए चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब पूछते हैं मांग का नियम। मांग का नियम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टार लगा लीजिएगा, मांग वाले चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा इसको, कि मांग वाला चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हर बार इसमें। मांग नियम क्या है, मांग का नियम सीधा सा होता है कि कीमत बढ़ती है, यानी इस दो चीजों के बीच में जस्ट अपोजिट संबंध होता है। अगर वस्तु की कीमत ऊपर जा रही है तो क्या होगी, जो उसकी मांग होगी वो क्या होगी, नीचे चली जाएगी, और अगर कीमत नीचे जाएगी तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। जस्ट अपोजिट संबंध होता है दोनों में। यानी किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होगी, मांग अपने आप से नीचे आएगी। जैसे अभी आप देख लीजिए, हाल ही में सब्जियों की बात करें, हाल ही में लहसुन देख रहे थे, लहसुन और टमाटर 100, 150, 200 रुपए चला गया, तो लोगों ने क्या किया, टमाटर इग्नोर किया, लहसुन इग्नोर की, भाई नहीं खाएंगे लहसुन कुछ दिन, तो उसकी कीमत क्या हुई, नीचे गई ना। तो यानी अगर कीमत बढ़ी, कीमत मांग क्या हुई, नीचे चली गई, यानी कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, नीचे जाती है। और अगर मांग कीमत क्या होती है, कीमत नीचे चली गई, सस्ती हो जाए तो मांग अपने आप से बढ़ जाती है। लेकिन अब इसी में एक चीज और होती है कि बेलोचदार या शून्य लोच मांग, यानी बेलोचदार मांग या शून्य लोच क्या होता है। बेलोचदार मांग क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ ले, या इसी को कह सकता है शून्य लोच क्या है। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जिस पर किसी भी कीमत बढ़ने या घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, बेलोचदार। उसकी मांग कैसी होगी, बेलोचदार। जैसे नमक, नमक की कीमत क्या है कि नमक अगर सस्ता हो गया, फ्री में मिलने लगा, राशन में मिलने लगेगा, तो कहा हम उसको खाने लगेंगे, नाश्ते में नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही ये चीजें हैं कि इसकी मांग क्या होती है, बेलोचदार। 100 रुपए किलो मिलने लगे तो भी हम नमक खाएंगे, नमक खाना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, उसको 100 रुपए में भी खरीदेंगे और 1 रुपए में मिलेगा तो भी उतना ही खरीदेंगे, यानी इसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे घरों में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि अगर फल फ्रूट सस्ते हो गए तो हर घर में फल फ्रूट जा रहा है, और महंगे हो गए तो नहीं कोई खा रहा। ये सारी चीजें किस पर करती हैं, मांग पर। यही क्या होता है, मांग। अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग का नियम तो हो गया, मांग लोचदार हो गई, मांग संकुचन। अगला क्वेश्चन है मांग संकुचन क्या है। मांग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मांग संकुचन क्या है। मांग संकुचन क्या है, देखिए इसी चीज में हमने क्या कहा कि अगर कीमत किसी चीज की, किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो मांग क्या होती है, नीचे चली जाती है। बात समझ रहे हैं, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो मांग नीचे चली जाती है, तो यानी किसी चीज की मांग घट जाए तो वही क्या है, वही मांग संकुचन है। यानी किसी चीज की जब मांग घट जाती है तो मांग संकुचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग विस्तार। अब मांग विस्तार क्या है, मांग विस्तार क्या है, यानी अभी मांग संकुचन क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट है, बहुत सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं साथ बड़ी कठिन होती है, बड़ा टफ सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ चीजें उसमें मैथ से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको लगता है कि मैथ, लेकिन उतना भी टफ नहीं जितना आप लोग उसको समझते हैं। अगर एक बार समझ लिए तो बहुत ही सिंपल है। अब बात होता है कि मांग विस्तार क्या है। मांग विस्तार क्या है, जब किसी चीज की कीमत घट जाती है, वस्तु की कीमत घट जाती है, तो मांग क्या होती है, अपने आप उस चीज की मांग बढ़ जाती है। मान लीजिए कि सोना भी 90-95 हजार चल रहा है, और यही सोना एकदम से घट जाए, 50 हजार हो जाए, तो सब लोग सोचेंगे खरीद खरीद के रख लें। यानी जिनके घरों में शादियां 1 साल बाद होने वाली होंगी ना, वो भी पहले से खरीद के रख लेंगे कि चलो सोना सस्ता हो गया, लेके रख लेते हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए। तो होता है ना, कई लोगों को बड़ा शौक होता है, 4-4 ठो अंगूठियां पहन लेंगे, यहाँ पे भी, गले में मोटी मोटी भैंसों तरीके जंजीरें पहन लेते हैं, होते कि नहीं होते हैं। फिर ऐसे जैसे हम टी शर्ट पहने, ऐसे टी शर्ट पहने होंगे, फिर उसके अंदर से फिर उसको टी शर्ट के ऊपर से निकाल के डाल देंगे, देखो मैंने सोने के चैन पहनी है। फिर एक कोई आएगा और बगल से चैन स्नेचर, और उसको पकड़ के खींच कर ले जाएगा, फिर बैठ के रोएंगे,
भाई काहे निकाल के बाहर डाल रहे हो, अंदर पहने हो ना, इसका मतलब क्या है, दिखावा करने के लिए पहने हुए हो, ठीक है। तो वही सारी चीजें होती हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अगली चीज क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं कि बैंक के प्राथमिक कार्य या बैंक के कार्य। देखिए रिजर्व बैंक अलग है, लेकिन जो भारत में बैंक है उनकी बात हो रही है कि अगर क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है कि बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, तो हम क्या कहेंगे, बैंक का प्राथमिक कार्य पहली चीज ये होती है कि लोगों को ऋण देना और लोगों को जमा पूंजी, जो लोगों ने पैसा जमा किया उसको सुरक्षित रखना, ये बैंक का प्राथमिक कार्य होता है। कि कोई भी बैंक है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, उसका प्राथमिक कार्य ये होता है कि जो उसको चीजें मिली हैं उसको सुरक्षित रखे। बात समझ में आई? चलिए अब इसमें मांग की चीज एक और हो जाती है कि मांग के तत्व क्या है, मांग के तत्व। इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि मांग के तत्व क्या है या मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। बात एक ही है। तो सबसे पहले चीज आती है मांग का जो पहला तत्व, जो सबसे जरूरी तत्व है वो है इसकी कीमत। जो मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व वो क्या है, कीमत। यानी मांग को जो सबसे पहले प्रभावित करेगा वो कीमत। अगर कीमत ज्यादा है तो क्या है कि मांग अपने आप कम हो जाएगी, और कीमत कम हो गई तो मांग अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है उपभोक्ता की आवश्यकता। यानी दूसरी चीज क्या हो जाएगी, आवश्यकता। ये मांग का तत्व भी है और मांग को प्रभावित करने वाले आवश्यकता। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, क्या हम खरीद के लाएंगे? कोई चीज कितनी भी सस्ती हो, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जैसे गेहूं है, मान लीजिए एक समय के लिए आपके घर में पैदा हो रहा है, चावल पैदा हो रहा है, और बाजार में चावल कितना भी सस्ता हो जाए तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे क्या? नहीं। जैसे हिमाचल प्रदेश में सेब, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में सेब हर घर में, लगभग हर घर के लोग या हर दूसरे तीसरे चौथे घर के लोग पैदा करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, क्या लोग वहां पे सेब खरीदते होंगे जो बाजारों पे बिकता होगा? नहीं खरीदते होंगे। या केवल वो लोग खरीदते होंगे जिनके घरों में उगता नहीं होगा, बड़ा सस्ता होगा, तो वहां आवश्यकता ही नहीं लोगों को, तो वो उस चीज को नहीं लेंगे। क्या समझे? आवश्यकता के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका तत्व क्या हो जाता है, तीसरा जो तत्व हो जाता है इसका मांग का, तीसरा तत्व जो मांग का हो जाएगा वो हो जाएगी आय। आय। अगर व्यक्ति की आय ही अच्छी नहीं है उस देश की, तो उस देश में किसी चीज के लिए खरीदा ही नहीं जाएगा। अगर आय उसकी कम है, मान लीजिए कि गाड़ियां हैं, हम कहते हैं चलिए बाइक हैं, आज जैसे बिक रही 90,000, लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लेकिन क्या हम लोगों की आय ही नहीं है इतनी? आय किसी की 5,000 है, किसी की 10,000, यानी वहां पे ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, तो वो बाइक खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आय ही उतनी नहीं है, तो क्यों खरीदेंगे? एक चीज तो ये हो गई। इसके साथ साथ पांच जो और जरूरी चीज होती है वो होती है रुचि। रुचि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है, सब्जियों में ही ले लेते हैं, मान लीजिए किसी को भिंडी पसंद नहीं होती, किसी को कटहल पसंद नहीं होती, किसी को कुछ पसंद नहीं होता, तो वहां के लोग क्या करें, कितना भी वो चीज सस्ती हो जाए तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस पर रुचि और दिलचस्पी नहीं है, तो आप उसको खरीदने जाएंगे? नहीं खरीदने जाएंगे। तो ये किसको प्रभावित कर रही है? मांग का एक क्या है, तत्व है। यानी मांग की अगर वो है तो होगा। दूसरी चीज, पांचवी चीज हो जाएगा विकल्प, जो प्रभावित करता है। विकल्प, मान लीजिए एक समय के लिए चाय बहुत महंगी हो गई, चाय पत्ती महंगी हो गई, तो लोग क्या करेंगे, अगर कॉफी सस्ती है तो उसकी जगह दूसरा विकल्प अपने आप से, जो उसका वैकल्पिक साधन होता है, अपने आप से बिकने स्टार्ट हो जाता है। नहीं हो जाता? तो वो चीज क्या होता है, अगर बाजार में विकल्प उपलब्ध है तो वो भी मांग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे एक समय के लिए मान लीजिए गुड़ एकदम से नहीं बिक रहा है और चीनी एकदम से 45 से जाके 80-90 चली जाए, तो चीनी की कीमत घट जाएगी और चीनी की मांग जो होगी वो अपने आप से घट जाएगी, और जो गुड़ होगा उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मार्केट में कोई विकल्प उपलब्ध है, जैसे हम देखते हैं ना कि सब्जी लेने जैसे थैला लेके गए सब्जी खरीदने, तो अगर एक जगह आलू 80 रुपए किलो बिक रहा है और दूसरी जगह 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो आप देखेंगे जहाँ पे 80 रुपए किलो बिक रहा होगा वहां पे लोगों की भीड़ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास विकल्प मौजूद है कि नहीं? तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। सब्जियों में जैसे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो एक चीज वो हो जाती है। अगला टॉपिक हो जाता है इसी में फैशन। अगर सिंपल भाषा में कहें, चलन, इसी को कहेंगे फैशन। जैसे कोई वस्तु है वो
पुरानी हो चुकी, आउटडेटेड हो चुकी है। तो क्या उसकी वजह से आज के टाइम पे कीपैड फोन 500-500 रुपए 400-400 रुपए में आ रहे हैं, तो क्या लोग खरीदने लगे? नहीं। क्यों? लोग किसकी ओर जा रहे हैं? एंड्रॉयड वर्जन की ओर। यानी हमको कैसा चाहिए? कीपैड नहीं चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए। तो कितना भी सस्ता हो जाए लेकिन वो क्या हो चुका है? आउटडेटेड हो चुका है। जैसे आजकल देखते हैं कि बच्चों की एक कटिंग रहती है स्पेशल वाली, कि यहाँ के एक तरफ के सांप, फिर यहाँ पे एब्रो में एक कट। मेरी क्लास के बच्चों में नहीं रहती है, लेकिन बाकी क्लासों में रहती है, तो वो एक अलग है। तो एक चीजें जब पुरानी हो जाती है वो भी किसको प्रभावित करती है? मांग को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मांग के तत्व बताइए, तो आप इस प्रकार से हेडिंग करके इसके अंदर लिखेंगे, या मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो यही क्या करते हैं? मांग को प्रभावित करते हैं। बात समझ आई? आप पूछेगा मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच वही है कि वस्तु की कीमत से जो परिवर्तन होता है, जैसे वस्तु की कोई कीमत है और उसमें जो परिवर्तन हुआ, तो जब परिवर्तन होगा तो उससे जो मांग प्रभावित होती है वही क्या होती है? मांग की लोच होती है। क्वेश्चन की बात करें कि मान लीजिए इसी में कह दिया, साथ में इसमें डाल देते हैं मांग की लोच। क्वेश्चन सुनने में बड़ा वो लगता है, कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन है देखिए कितना से इतना। मांग की लोच क्या है? तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत बढ़ गई तो क्या हुई? वो घट जाएगी। या कीमत कीमत बढ़ घट गई तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से जो मांग में एक प्रभाव पड़ता है वही क्या होती है? मांग की लोच होती है। अगला क्वेश्चन है कि बजट रेखा क्या है? अगला क्वेश्चन हम कहते हैं बजट रेखा क्या है? बजट रेखा, बजट रेखा क्या है? जैसे मान लीजिए कि घर से मम्मी से आपने कह दिया कि मम्मी ये सामान लाना, इसके लिए 200 रुपए चाहिए, ठीक है। मम्मी ने तो दे दिए सामान लेने के लिए, आपने अपने मन में बजट बना रखा है कि इतने रुपए का ये लूंगा, इतने रुपए के लूंगा, इतने रुपए के वहां से मोमोज खा लूंगा, इतने रुपए का ये कर लूंगा। तो यानी एक ही चीज, एक उसमें जो बजट आपको मिला, उसमें जो आपने कई वस्तुओं को जो बजट निर्धारित कर लिया लाने के लिए, वही आपकी क्या है? बजट रेखा। बात समझ में? इसका एक सूत्र होता है पी एक्स, इसका सूत्र भी पूछ लेता है। इसका सूत्र होता है पी एक्स अपॉन एक्स प्लस पी वाई कैपिटल वाई बराबर एम। बात समझ में? जिसमें पी एक्स का मतलब होता है वस्तु की कीमत, और ये होती है वस्तु की मात्रा। यानी एक वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा प्लस वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा बराबर एम क्या है? आय। यानी जो आय होगी उसी में हमने क्या कर लिया? बजट निर्धारित कर लिया कि कितनी वस्तु लेंगे, कितनी कीमत की, और कितनी वस्तु लेंगे, कितनी कीमत की। यानी सारी वस्तुओं को लेने के लिए जो कीमत निर्धारित कर ली हमने वन में, वही क्या हो गई? हमारी बजट रेखा। यानी हमने अपने मन में ही जो बजट बना रखा है वही क्या है? बजट रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांग फलन। हाँ, कि मांग फलन क्या है? चलिए यहां देख लेते हैं कि मांग फलन क्या है। मांग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो गए, यह है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कि मांग फलन, हाँ, मांग फलन क्या है? तो मांग फलन किसे कहते हैं? मांग फलन देखिए बिल्कुल सिंपल है कि मांग और कीमत के बीच, यानी मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? मांग फलन। यानी मांग और वस्तु की कीमत के बीच जो भी संबंध है उसे हम क्या बोलेंगे? मांग फलन बोलेंगे। ठीक। मांग फलन का एक सूत्र होता है dx बराबर f प्लस पी वाई। इसका सूत्र होता है dx बराबर p और एफ वाई। तो ये सूत्र नहीं, आप मांग फलन याद रखिएगा कि मांग फलन क्या है? एफ पी वाई। इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ये हो गया एफ और पी वाई। मांग फलन क्या है? इसको याद रखिएगा कि मांग फलन उसे कहते हैं जिसमें वस्तु और कीमत के बीच जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, इसी में से एक क्वेश्चन और पूछता है ना, कहां गया? उत्पादक फलन। इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें कई बार हमें याद होती हैं, रिवीजन करने का समय नहीं होता। इस वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड में और उसके बाद में स्पीड बढ़ा के देखेंगे 2-3 बार, तो चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है आपका सब पढ़ा हुआ होगा ही, सिर्फ आपको रिविजन करना। ठीक है। एक होता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है? इसको भी क्वेश्चन पूछता है। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करके रखे हैं कि
उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? ठीक, तो उत्पादन संभावना वक्र उसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक तकनीक है और एक तकनीक से दो चीजों का उपयोग कर रहे हैं, वही क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। सिंपल सी बात ले लेते हैं, जैसे कि हम घर की चीजें ले लेते हैं। घर में जैसे कि आपके पास एक तकनीक है या आप खुद एक टेक्नीशियन है, तो आपने क्या किया, जैसे कि हीटर है, हाँ आपका हीटर होता है ना घर में जो खाना बनाने वाला, उस हीटर में तकनीक तो ये हो गई कि हीटर है, उस हीटर से आप क्या कर रहे हैं? खाना भी बना रहे हैं, ठीक है, और ठंडियों में उसी से क्या कर रहे हैं? हाथ भी सेक रहे हैं। तो वो क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, कि कितना मतलब कितना खाना बना के आप इससे वो कर लेते हैं, गैस बचा रहे हैं, और किस प्रकार से उसको चला के ब्लोअर नहीं चला रहे हैं। तीसरी चीज सिंपल सी भाषा में खेतों में इसमें सबसे अधिक समझ में आता है कि मान लीजिए कोई आपका खेत है, ठीक है, और इस खेत में आधे भाग में आपने गेहूं बोया और आप कह रहे हैं आधे भाग में मैं क्या बोऊंगा? चावल, ठीक है। इसके लिए जो आपकी तकनीक है, जैसे क्या होगा? ट्रैक्टर होगा, थ्रेसर होगा, इसके लिए आपके पास नलकूप होगा। तो पहले आपने क्या बो दिया? पूरे खेत में चावल बो दिया। उसका उत्पादन तो व्यक्त की कितना होगा? 10-15 या 100 मान लीजिए 10-15-20 जितना भी हुआ। इसके बाद आपने क्या किया? गेहूं बो दिया। तो गेहूं बोने के बाद जो उत्पादन हुआ तो उसको आपने देख लिया। तो ये क्या होता? उत्पादन संभावना वक्र। यानी एक ही तकनीक से दो वस्तुओं को उत्पादन का वक्र ढाल जो बनाया जाता है, वही क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र होता है। लेकिन आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनता है, ठीक है, या उत्पादक संभावना वक्र कैसा बनता है? तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी ढालदार होता है। कैसे? ऊपर से कहां की ओर जाता है? नीचे की ओर। ये हमेशा उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? ढालदार, या इसे हम कहेंगे ऋणात्मक। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कह देगा, धनात्मक कह देगा, बराबर कह देगा। अगली चीज पूछते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेवा क्षेत्र क्या है। एक सेवा क्षेत्र क्या है? आप देखे होंगे कि मानवीय आर्थिक क्रियाओं में या मानवीय क्रियाओं में आप देखोगे 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। जब हम लोग इंटरन करते हैं पंचम क्रियाएं भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक यहीं तक देखेंगे, चतुर्थक नहीं भी देखते हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कृषि करना, आखेट करना, कृषि आखेट के साथ साथ मछली पकड़ना, मुर्गी पालन, ये सारी चीजें। द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं? विनिर्माण। और तृतीय क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र आ जाता है इसमें। प्राथमिक क्रिया यानी जब हमारे जो कार्य सबसे पहले किया जाए। कहेंगे सबसे पहले का मतलब, यानी अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? मिट्टी का खनन करेंगे ना। ईंटा बनाने के लिए मिट्टी खनन करेंगे, निकालेंगे, फिर ईंटा बनाएंगे। ये लकड़ी काटेंगे, लकड़ी से बना रहे हैं तो पेड़ काटेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है? जो सबसे पहले कार्य की शुरुआत होती है, यानी जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन क्या होता है? हर वो वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन क्या होता है? संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध है। यानी जो चीजें प्राथमिक कार्य क्रियाएं वो होती हैं जो प्रकृति से सीधे या प्राथमिक क्रियाओं से, या कह दें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनको डायरेक्ट से जब हम वो करते हैं तो वो क्या होते हैं? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कृषि कर रहे हैं, आखेट कर रहे हैं, या कुछ और कार्य कर रहे हैं, जैसे मछली पकड़ रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो ये किस में आएंगे? प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रियाओं से जब हम कुछ चीज बनाते हैं, जैसे हमने लकड़ी काटी और लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, तो किस में आ जाएगा? द्वितीय कार्य में। हमने मिट्टी लाई, मिट्टी से ईंट बनाए और ईंट से हम क्या बना रहे हैं? अपना घर बना रहे हैं। हमने गेहूं की कृषि की और उस गेहूं से हम बिस्किट बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हमने खनन करके पहाड़ों से मिट्टी खोद के निकाली है, लोहा खनन, अब उस लोहे से हम लोहा कारखाना में बना रहे। तो वो क्या? विनिर्माण कार्य। यानी जिसमें किसी भी चीज के, यानी सुई से लेकर एरोप्लेन तक जो भी बनाया जा रहा है वो क्या आएगा? द्वितीय क्रियाओं में। अब तृतीय क्रिया, इसमें ना तो कुछ निर्माण होगा और ना ही कुछ वो होगा। ये क्या करता है? सेवाएं देता है। सेवा क्षेत्र, जैसे हम क्या कर रहे हैं? आपको सेवाएं दे रहे हैं।
सेवा क्षेत्र एक ऐसी चीज जैसे कि हम बात करते हैं कि यातायात, यातायात आपके लिए क्या है? सेवा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपने क्या किया, बस वाले को वो दिया, पैसे दिए और उससे क्या लिए, थोड़ी देर के लिए सेवा ले, भैया वहां तक छोड़ देना, छोड़ते हैं। क्या कहते हैं, भैया ये तो सीट मैंने खरीद ली, मैं इसको लेके जाऊंगा नहीं। जैसे रेलवे में आप कहीं जाते रिजर्वेशन करा ली, तो जहां तक आपने रिजर्वेशन करा उस दूरी तक आपको बैठने का हक दे दिया उसने, उस दूरी के लिए सेवा दे दी उसने कि ये आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जिसमें ना तो कुछ खरीदा जा रहा है ना तो कुछ बेचा जा रहा है, आपकी सेवा की जा रही है, आपको सेवा दी जा रही है। जैसे आप बाल कटाने जाते हैं और नाई को आपने कुछ रुपए दे दिए और उसने आपके बाल काट दिए, क्या किया? उसने आपको सेवा दी। बात समझ में आ रही? हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो ये क्या होता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आता है आर्थिक क्रियाओं के, तो सेवा क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। देखिए इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें हम, जो अर्थव्यवस्था होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक, सबसे पहली अर्थव्यवस्था समाजवादी। ठीक, दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है इसे हम कहते हैं पूंजीवादी, और तीसरी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें सारी चीजें कौन चला रहा है? सरकार चला रही, यानी सरकार चला रही है, सरकार उसमें हम लोगों को सब्सिडी दे रही, तो वो क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं। इसमें किसी भी चीज को पूंजीवादी, यानी हमारे पास जितनी भी चीजें, चाहे वो संचार की हो चाहे वो कोई भी चीज हो, ज्यादातर कौन देख रहा है? समाज, यानी हमारे देश की नीतियां कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना। इस क्या है? समाजवादी। हमारे बार इसमें जो हॉस्पिटल बनाए किसने बने? वो क्या है? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें कुछ उद्योगपति मिलकर या कुछ बिजनेसमैन मिलकर उसको चला रहे होते हैं। इसमें आप स्वयं का धन संचय कर सकते हैं, स्वयं के हिसाब से अपनी कीमतें तय कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत कौन तय करता है? सरकार तय करती है। इस वस्तु की कीमत इससे अधिक नहीं हो सकती, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी कीमतें उसका बिजनेसमैन तय करता है। हमारे यहाँ पे जैसे कैसे समाजवादी है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, मान लीजिए कोई चीज या कोई व्यापार करने हमारे यहाँ आएगा, तो सरकार उससे कहेगी आप इस चीज को इतने से अधिक में नहीं बेच सकते। हमारे देशवासी में उसने कहा नहीं मेरा तो इतने में नहीं पड़ रहा, सरकार कहेगी ठीक है नहीं पड़ रहा है तो मत बेचो, लेकिन इससे अधिक में नहीं बेच सकते। या कोई चीज जितने में बन के तैयार होती है और वो हमें जब मिलती है उसके बदले पे, तो सरकार उस पर हमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब समझ रहे हैं? आजकल तो सब लोग जानते हैं जो गैस सब्सिडी मिलती है कि सिलेंडर की कीमत इतनी है, लेकिन सरकार आपको उससे कम में अवेलेबल करवा रही है, या उतना पैसा लेके बाद में आपके अकाउंट में भेज देती है, तो वही क्या है? सब्सिडी है। ठीक है, तो समझ। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ये होती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन जब विशेष कार्य की बात आती है, जैसे पुलिस के लिए कोई कानून बनाने के लिए, उस पर मुख्य वो कौन करता है? समाज, यानी उस देश की सरकार वो करती है। कोई कानून बना तो सरकार बनाएगी, पूंजीवादी लोग नहीं बनाएंगे। कोई नियम बनाना तो सरकार बनाएगी, उधर के बिजनेसमैन नहीं बनाएंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला स्वरूप होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे इसके लाभ फायदे या नुकसान पूछ सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या फायदे हैं, तो पूंजीवादी चीजें भी ठीक है और समाजवादी कई चीजें हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में लागू नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि समाजवादी यानी जिसमें सरकार कह देती है कि ये चीज जनता के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती बहुत सारी। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, लेकिन इसके भी कुछ फायदे हैं और इसके भी कुछ नुकसान हैं। चलिए अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं उत्पादक फलन की, या उत्पादन के हम कहते हैं उत्पादन के साधन कौन कौन से। आपने हाई स्कूल तक पढ़े होंगे उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, या भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी उत्पादन के साधन में देख लेते हैं। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन मुख्य रूप से आपने पढ़े होंगे 4 कि पहला क्या? भूमि, दूसरा क्या? पूंजी, और तीसरा क्या? श्रम, और चौथा क्या? उद्यमी। लेकिन इंटर में कितने हो जाते हैं?
5 हो जाते हैं। 4 के बाद 5वां कौन सा आ जाता है? 5वां आपका आ जाता है तकनीक। ठीक, कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं? उत्पादन में आप लोगों ने पढ़े, उत्पादन के मुख्य रूप से 4 साधन होते हैं, लेकिन एक 5वां साधन आ जाता है तकनीक भी उत्पादन में। कि किसी भी चीज के उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मान लीजिए कुछ भी बनाना है आपके लिए, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भूमि तो अलाउड होनी चाहिए। भूमि नहीं होगी तो शुरू कर पाएंगे कैसे? आप कहेंगे कैसे भूमि? यानी किसी की जमीन, कोई कारखाना लगाना सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन चाहिए ना। तो सबसे पहले जमीन, जमीन के बाद पूंजी, उस पर कुछ बनाना है तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। चलिए पैसा हो गया, भूमि। अब श्रम नहीं है, श्रम का मतलब समझ, लेबर। आपके पास मजदूर नहीं है तो क्या उसको बना के खड़ा कर दोगे? नहीं खड़ा कर पाओगे। चलिए मान लीजिए खड़ा भी कर दिए, अब उस पर वो करने के लिए उद्यमी ही नहीं, आपके पास व्यापारी नहीं, तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते ना। चलिए व्यापारी मिल गए, लेकिन अब तकनीक नहीं है ना, तो तकनीक भी जरूरी हो गई ना। तो उत्पादन के प्रमुख रूप से कितने साधन? 5। 4 करके मत आइएगा। उत्पादन कितने साधन हो गए आपका? 5 साधन हो गए। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं कौन कौन सा। हाँ, एक होता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय, चलिए यहां लिख देते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ठीक, प्रति व्यक्ति आय का निकालने का सूत्र क्या? जिसमें प्रति व्यक्ति आय यानी देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या क्या होती है? यानी उस देश की पूरी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। फ्रेंड सर, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश के व्यक्तियों के अंदर, मतलब उस देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित, उसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित आय को हम क्या बोलते हैं? कुल राष्ट्रीय आय। ठीक, यानी मान लीजिए कि अपने देश के अंदर, जैसे अपना भारत देश है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में लेते हैं कि ये अपना पूरा क्या हो गया, हाँ, ये जैसे सिंपल सी भाषा में ये आपको मान लीजिए कि ये पूरा भारत हो गया। ठीक है, और इस भारत के अंदर सिर्फ भारत के लोग रह रहे हैं? नहीं, कुछ विदेशी व्यक्ति भी तो रह रहे हैं ना। तो जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें सिर्फ अपने देश के लोगों के अंदर उत्पादित किए गए, इसको से राष्ट्रीय आय हो गई। ठीक है, अपने देश के अंदर जितने लोग कमा रहे हैं वो क्या हो गए? राष्ट्रीय आय हो गई। और उस राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, आपसे पूछेगा प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होगा, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल आय। वो क्या निकाल के देगा आपको? प्रति व्यक्ति आय निकाल के दे देगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है, प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय क्या है बताइए, या इसको समझाइए। 2 लाइन में पूछ सकता है, 2 नंबर में, कि प्रयोज्य आय क्या है। तो प्रयोज्य आय उसे कहते हैं, मान लीजिए आपकी कमाई 1,000 रुपए है, या 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, जितने भी है, तो वो आपकी आय है। ठीक है, उस आय में जो आपने टैक्स अदा किया, जैसे आपको इनकम टैक्स भरना है, जो आपने टैक्स अदा कर दिया, उस टैक्स अदा करने के बाद जो आय बची वो क्या होती है? प्रयोज्य आय। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयोज्य आय बोलते हैं। ठीक है, अब सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको देखते हुए चलते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन वस्तुओं पर सबका अधिकार होता है, जैसे गवर्नमेंटेड स्कूल, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल, ये रेलवे, बस, ये सब क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं। यातायात के संदर्भ, ये सार्वजनिक है। कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कह सकता कि आप इस पे नहीं बैठ सकते। ऐसा, अब किसी खुद की, किसी की पर्सनल गाड़ी मत जाके बैठ देना कि सर ने तो कहा था कि ऐसा नहीं। किसी की निजी संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं, लेकिन जो सरकार, जैसे सर गवर्नमेंटेड बसें या गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई रेलवे है, उससे आपको कोई उठा नहीं सकता। अब ऐसा मत करिएगा किसी की रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जाके घुस के बैठ जाइए, किसी दूसरे के सिर पे कहते कि वो तो हमारे सार्वजनिक है, इस पे सब लोग बैठ सकते हैं। तो वो सार्वजनिक ट्रेल है आपके लिए, उसके लिए आपके लिए सार्वजनिक डिब्बे अलग से लगाए गए हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिन पर सबका बराबर का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक, अब क्या कहते हैं? कर। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं कि कर क्या है। सिंपल सी भाषा है, जो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, हिंदी भाषा में कर को तो थोड़ा वैसा लगता है, हिंदी में तो कर मीन्स हाथ भी होता है, लेकिन कर मतलब क्या है? टैक्स। टैक्स मतलब कर क्या है? जो किसी वस्तु पर लगाए गए जो चार्ज होता है वही क्या होता है? टैक्स होता है। जैसे हम ये क्या है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। हाँ, तो ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिए होंगे, जीएसटी, सीएसटी, ये सब क्या है? कर ही तो है। तो जो किसी वस्तु पर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है, उस वस्तु की कीमत के ऊपर लगाया गया जो कर होता है, जो सरकार हमसे वसूल करती है, वही क्या होता है? कर होता है। या अतिरिक्त मुद्रा जो
के बाद हमें चुकानी पड़ती वही क्या है, कर है। बात समझ में? तो एक कर हो गया, ठीक है। मुद्रा आपको बता ही चुके हैं कि मुद्रा क्या है, जो आपके लेन देन को सरल बनाने का कार्य करती है। एक ऐसी वस्तु जो दो व्यक्ति लेने में आपस में सहमत हो, जो हर जगह वैध हो, वही क्या होती है, मुद्रा होती है। मुद्रा के बाद क्वेश्चन आता है, हाँ, खुली अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि, चलिए अब इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं। बस थोड़ी देर की क्लास और बची है आपकी। जैसे क्वेश्चन पूछता है खुली अर्थव्यवस्था, एक क्वेश्चन और आता है इसी में, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या, ठीक। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें विश्व के सभी लोग, जिस देश में, मान लीजिए कि अपना भारत है, ठीक है, जो अपना, चलिए इसमें थोड़ा सा इसको ड्रा ही कर लेते हैं मानचित्र को, कि ये जैसे अपना भारत हो गया, तो भारत क्या कर दे, भारत कह दे कि मेरे यहाँ पे कोई भी देश आके व्यापार नहीं करेगा। तो भारत ने ऐसा किया है, किया था, अब तो वर्तमान में तो नहीं है। भारत ने एक समय ऐसा कर रखा था, क्योंकि भारत क्या था, डरा हुआ था अंग्रेजों के, उस ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी, व्यापार करने के ही उसमें आई थी। और बाद में उसने क्या किया, भारत पे ही कब्जा कर लिया, ठीक है। जैसे भारत था 1991 तक, भारत कैसी अर्थव्यवस्था था, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दूसरे देशों को अपने देश पर कंपनी खोलने और व्यापार करने के लिए मना करती है, कि मेरे यहाँ पे अपना तो कंपनी को डाल सकते हैं, ना किसी प्रकार की फैक्ट्री या कारखाना लगा सकते हैं। वो क्या होती है, बंद, यानी दूसरे देशों को अपने देशों में ना आने देना, व्यापार के लिए, नहीं घूमने फिरने के लिए नहीं। तो अर्थव्यवस्था कैसी होती है, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था, जिसमें सबके लिए खुली छूट है, आइए व्यापार करिए और जो बनाना है, जो आके हमारे देश में बनाइए, वो क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था। बात समझ में आई? यानी कि सिंपल सी बात, जैसे भारत बंद अर्थव्यवस्था की होता और चाइना क्या किया होता, खुली अर्थव्यवस्था। इसी वजह से देखिए भारत आजाद हो जाता 1947 में, चाइना कब बना, 1949 में, ठीक है। तो उसके बावजूद चाइना ज्यादा डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि चाइना ने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई, जिससे बाकी देश आए, बाकी देशों ने कंपनियां डाली, लोगों को रोजगार मिला और आज आगे निकल गया, ठीक है। वहां के लोगों ने वो चीजें सीख ली, बाद में कंपनियां चली गई तो खुद की कंपनियां डाल ली। आज अगर मोबाइल कंपनी देखिए तो किसकी है, वीवो किसकी, चाइना की, ठीक है। एप्पल कंपनी अमेरिका की है, ठीक है, लेकिन उसका सारा प्रोडक्ट कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है। वो तो केवल सेट करके दे रहा है, अपना टैग लगा कि ये लो एप्पल मेरा, ठीक है। वीवो आपकी कहाँ की, चाइना की। ओप्पो आपकी कहाँ की, चाइना की। रेडमी आपकी कहाँ की, चाइना की। वन प्लस आपका कहाँ का, चाइना का। यानी पूरे मोबाइल मार्केट पर अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें किसकी छाई हुई, चाइना की। आप देखिए दिवाली दशहरे पे लाइट खरीदने जाए तो सारी मेड इन चाइना, क्यों, सस्ती हैं। अब आप कहेंगे सर ये सस्ती क्यों है, भारत में क्यों महंगी है। भारत में थोड़ी सी कमी ये है कि भारत जो है, कि भारत में कौशल विद्यालय नहीं खोलेगा। भारत में इंटर के बाद ग्रेजुएशन है, ज्यादातर लोगों क्या होता है, इंटर के बाद क्या करना है, बीए ही करना है ना, ग्रेजुएशन बीटेक कर लेंगे, ये कर लेंगे। वहां पे क्या किया गया, कौशल विद्यालय खोलेगा, घड़ी बनाने के विद्यालय, जो घड़ी है, घड़ी बनाने के विद्यालय, मोबाइल बनाने के विद्यालय, या लाइट बनाने के विद्यालय, विद्यालय खोल दिए गए, तो लोग उसमें एक्सपर्ट हो गए। कि अब कोई कंपनी आई घड़ी वाली, तो वो कहाँ से लेगी, जो लेबर चाहिए कहाँ से लेगी, घड़ी वालों से, कि जो घड़ी बनाने वाले उन्हीं को ले लें, उनको ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी ट्रेंड है। तो मान लीजिए कि आप कोई अनट्रेंड व्यक्ति को आप कहेंगे घड़ी बनाने के लिए, पहले तो 1 महीने उसको सिखाएंगे, सीखने के बाद वो बन भी जाएगा, तो उसमें दिन भर में कहो 10 बना रहे, लेकिन जो सीखा सिखाया व्यक्ति है वो दिन में 10 ना बनाएगा, दिन में 1000 बना देगा। तो उसी काम की लागत कम हो गई और ज्यादा तैयार हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी कीमत अपने आप से कम हो गई। बात समझ में आई? और वही चीज जो सोचो, जो एक दिन में 1000 बना रहा है, वहां दूसरा लेबर एक दिन में 10 बना रहा है, और 1 महीने उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ी, कि उसका लेबर चार्ज भी बढ़ा, उस माल की कीमत बहुत सारी चीजें खराब भी करेगा, नहीं खराब करेगा। जैसे शुरुआत में अगर आप पेंटिंग बनाने बैठेंगे तो आपको 10-12 पेज खराब करने बने ही ना आपसे पेंटिंग, लेकिन जिसने सीखी होगी वो तो ऐसे पेंसिल उठाएगा 10 मिनट में आपको स्केच बना के तैयार कर देगा। इस वजह से चाइना आज आगे निकल गया है, ऐसा नहीं है कोई वजह उसकी और से, ठीक है। ये तो वो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब बात करें, हाँ, कि आर्थिक एजेंट, एक क्वेश्चन और पूछा है एग्जाम में, कि
आर्थिक एजेंट क्या होते हैं। थोड़ी सी हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, इस वजह से हिंदी पे ज्यादा ध्यान मत दिया करिए, सुनने पर ध्यान दिया करिए कि आर्थिक एजेंट क्या होते हैं। आर्थिक एजेंट उसे कहते हैं जो आर्थिक एजेंट उसे कहते हैं जो अर्थव्यवस्था चला रहे होते हैं। चाहे वो जिस घर की अर्थव्यवस्था चला रहा है तो घर का आर्थिक एजेंट, किसी परिवार की अर्थव्यवस्था चला रहा है तो परिवार का आर्थिक, किसी समुदाय की, किसी कंपनी की और किसी देश की। यानी जो अर्थव्यवस्था वाला चलाने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो घर का हो, परिवार का चला रहा हो, चाहे किसी कंपनी का चला रहा हो, या किसी समुदाय, क्षेत्र या देश को चलाने वाले, वो कौन होते हैं? आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। 2 नंबर में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्थिक एजेंट क्या होते हैं? कि ऐसा व्यक्ति जो अपने घर की, परिवार की या देश की या क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था चलाता है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। ठीक, एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। समष्टि हो गया। उपभोग वस्तु देख लेते हैं। ठीक है, कि उपभोग वस्तु क्या होती है। ये छोटी छोटे क्वेश्चन है। उपभोग वस्तु, उपभोग वस्तु क्या होती है? उपभोग वस्तु किसे कहते हैं? उपभोग वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जिसको हम लाए और उपभोग कर ली। उपभोग का मतलब क्या होता है? उपयोग कर लेना। अर्थशास्त्र में थोड़ी भाषा वैसी है, तो हर सब्जेक्ट में थोड़ा भाषा उस टाइप किया जाती है कि उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। तो उपभोग वस्तु इसे कहते हैं जिसको लाए और मनुष्य ने, जैसे मान लीजिए कि मैं ये व्हाइट बोर्ड लाया और मैंने क्या कर लिया, इसका यूज कर लिया, क्या कर उपभोग कर रहा हूँ, ये क्या हो गया? उपभोग वस्तु। मुझको भूख लगी थी, मैंने क्या किया? मैंने समोसा लिया और खा लिया, उपभोग वस्तु है। जैसे नहाने के लिए मैं 2 रुपए का शैम्पू लाया और उसको लगा लिया, वो क्या है? उपभोग कर लिया। मुझे भूख लगी तो मैंने रोटी बनाई और खा ली, आटा लेके आया, आटे की रोटी बनाई और खा लिया। तो उपभोग वस्तु ऐसी वस्तु है जिनको उपभोक्ता उपभोग कर ले, वही क्या होती है? उपभोग वस्तु। और एक चीज इसी में उपभोग वस्तु से एक पॉइंट और याद आता है, पूंजीगत वस्तु क्या होती है। पूंजीगत वस्तु, और एक चीज और आती है, टिकाऊ वस्तु क्या होती है। पूंजीगत वस्तु और टिकाऊ वस्तु, ठीक है। हाँ, पूंजीगत वस्तु क्या होती है? पूंजीगत वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो वस्तु जिसमें हम ले आए और उससे हम पूंजी का, जिससे हमें पूंजी प्राप्त होगी। जैसे सिंपल सी चीज हम कहते हैं कि जैसे कि मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर ये ले आया, ठीक है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ? कई दिन से इससे लिख रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? पूंजीगत वस्तु। सिंपल सी बात, इससे थोड़ा कम समझ आएगा। जैसे आपके घर में कई लोग क्या करते हैं? फोटोकॉपी की मशीन उठा लें, ठीक है, फोटोकॉपी की मशीन उठा लें, उस पर पूंजी तो खर्च की, लेकिन अब वो हमको पूंजी बना के देगी, तो वो क्या है? यानी ऐसी कोई चीज ले आना जिससे हमें पूंजी प्राप्त होती रहे, वही क्या है? पूंजीगत वस्तु। जैसे हम अपने घर में सिलाई मशीन ले आए, ठीक है, घर के यूज के लिए नहीं, जिसमें उपयोग करके हम क्या दूसरों को कपड़े सिल रहे हैं, तो वो क्या है? पूंजी दे रही है हमको, वो क्या हो गई? पूंजीगत वस्तु है। अब बात करें टिकाऊ वस्तु क्या होती है, ठीक है। उपभोग वस्तु क्या थी? जिसका उपभोक्ता उपभोग करता है। पूंजीगत वस्तु क्या है? जिससे हमें कोई ऐसी वस्तु ला के रख लेना, जैसे मशीन है, ट्रैक्टर, या ट्रैक्टर ला के रख लियो, दूसरे लोगों की जुताई कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो भी क्या हो गई? पूंजीगत वस्तु हो गई। मशीन ला के रख के दूसरों को कपड़े सिल रहे हैं, क्या हो गए? वो हो गई, वो भी पूंजीगत वस्तु हो गई। टिकाऊ वस्तु ऐसी वस्तु जिसको हम उपभोक्ता खुद उपभोग करता है और लंबे समय के लिए उपयोग करता है। यानी जो उपभोग वस्तु लाए और उपभोग कर ली, तुरंत खत्म हो गई, बहुत समय तक नहीं चली। जैसे हम साबुन लेके लगाया, नहाए, कितने दिन चलेगी? ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, यही होगा ना। लेकिन टिकाऊ वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जो 1 साल से जिनकी वैलिडिटी ज्यादा हो। जैसे हम गाड़ी लेके आए और उसको 1 साल, 2 साल, 4, अब ये नहीं कि आप ले जाके उसको ठोक दिए कि सर तो कहते ये टिकाऊ वस्तु होती है। तो टिकाऊ वस्तु उसको कहेंगे कि जो लंबे समय तक चले, वो क्या होती है? टिकाऊ वस्तु। जैसे कार हो गई, ट्रैक्टर हो गए, गाड़ियां हो गई, ये सब क्या है? टिकाऊ वस्तु होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1929, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। 1929 की आर्थिक मंदी। 1929 की आर्थिक मंदी क्या है और कहां से शुरू हुई? तो 1929 की आर्थिक मंदी बताते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी जो अमेरिका से शुरू होती है, वहां के बैंक एक तरीके से डूब जाते हैं। 1929 में बैंक में 25% से ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कुछ
अपने राजशाही से अपने कुछ खर्चों को वो करके कुछ ऐसे करते हैं जिससे इस पे संभालने की कोशिश करते हैं, बाद में संभल जाते हैं। बात करें मंदी क्या होती है। मंदी एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होता है, चीजों की कीमत घट जाती है। क्यों? जब लोगों के पास रोजगार नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो जब खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगी? कीमत घट जाएगी। कहाँ आई थी? अमेरिका में आई थी। अमेरिका से धीरे धीरे इसके चपेट में पूरा विश्व आ गया था। तो वो क्या थी? 1929 की आर्थिक मंदी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। ठीक है, इसमें से एक चीज और देख लीजिए, उपयोगिता। हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का भी हमारे पास समय नहीं है। या उपयोगिता क्या होती है? जैसे हम कहते हैं क्वालिटी। उपयोगिता एक ऐसी चीज होती है जिसका उपभोक्ता उपभोग कर लेने के बाद उसकी उसकी उपयोगिता प्राप्त हो जाए, वो क्या है? उपयोगिता। जैसे आपको भूख लगी थी, आपने रोटी खा ली, तो क्या हुई? रोटी की जो उपयोगिता थी वो आपको प्राप्त हो गई। क्या है? आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया, तो पानी की क्या हो गई? पानी की जो उपयोगिता थी वो आपको मिल गई। ये क्या होती है? ये होती है उपयोगिता। बात समझे? उपयोगिता के साथ साथ आप बात करें किसकी? बाजार की। ठीक है, कि बाजार क्या है। कई बच्चों को ये लगेगा कि सर बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों को बता दिए हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं, हमें पता है ये सब आपका पढ़ा लिखा, हम सिर्फ इसको रिवीजन करवा रहे हैं, आपके दिमाग में डाल रहे हैं कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे उपयोगिता 2 नंबर में आ गया। उपयोगिता क्या है? आप कहेंगे उपभोक्ता को जिस वस्तु की चाह होती है और उसका उपयोग कर लेता है, तो वो क्या हो जाती है? उपयोगिता हो जाती है। ठीक है, जैसे सिंपल सी चीज, जैसे हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसकी उपयोगिता क्या है? किस पे लिख रहा है। ठीक है, अलग अलग की, दोनों की अलग अलग उपयोगिता है। उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे अब बाजार क्या है? बाजार यानी एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह जहां लोग बेरोक टोक अपना चीजें बेच सकें और खरीद सकें, वो क्या होता है? बाजार। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करें? यहाँ पे अपनी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जहाँ पे लोगों को कोई रोके ना कोई टोके ना, वही क्या है? बाजार। बाजार के 2 मुख्य तत्व होते हैं, एक क्या होता है? ग्राहक, और दूसरा उपभोक्ता। यानी एक उपभोग और एक उपभोक्ता, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। बात समझ में आई? आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें जरूर समझ में आई होंगी। जितनी चीजें बताएं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं अभी भी इस बात को करें कि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, ये बिल्कुल इसी के भरोसे जाके आप रहिएगा, लेकिन इतना जरूर करें इसमें से कुछ ना कुछ 100% आएगा। अभी आपने देखा होगा नागरिक शास्त्र में जो हमने पढ़ाया था, उसमें 40 से 50 यानी आधा पेपर उससे आया था। लॉन्ग में भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, आपके लघुत्तरी में भी 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ तक कि ऑप्शनल में भी 4 क्वेश्चन आए थे जो हमने पिछली क्लास डाली थी। तो हम ये नहीं करें कि इसमें भी उतना ही आ सकता है, आ भी सकता है, लेकिन ये भी नहीं करें कि बिल्कुल नहीं आएगा। इस चीज के लिए बिल्कुल 100% कुछ ना कुछ इससे जरूर आएगा। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए अपनी ये पाठशाला के साथ। धन्यवाद।